नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कितने आउट ऑफ 10 सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को संभव बनाने वाली जैम ट्रिनिटी का पूर्ण रूप है। अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए जैन धन आधार मोबाइल। ऑप्शन बी जैन जीवन आरोग्य मोबाइल। ऑप्शन सी जननी आदिवासी महिला। ऑप्शन डी जॉब्स एड मनी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी जैन धन आधार मोबाइल। अब इसे समझते हैं। जैम ट्रिनिटी जैन धन आधार और मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स का डिजिटल आधार है, जिससे कल्याणकारी लाभ बिना लीकेज के लाभार्थियों तक पहुंचता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। वेलफेयर वर्सेस डेवलपमेंट बहस के संदर्भ में वेलफेयर मुख्यतः किसे कहा जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए दीर्घकालिक संरचनात्मक क्षमता निर्माण। ऑप्शन बी केवल कॉरपोरेट्स द्वारा संचालित कार्यक्रम। ऑप्शन सी कमजोर वर्गों के लिए मूलभूत सेफ्टी नेट सुनिश्चित करने हेतु राज्य का हस्तक्षेप। ऑप्शन डी सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कमजोर वर्गों के लिए मूलभूत सेफ्टी नेट सुनिश्चित करने हेतु राज्य का हस्तक्षेप। अब इसे समझते हैं। वेलफेयर का अर्थ है राज्य का वह हस्तक्षेप जो कमजोर वर्गों के लिए मूलभूत सेफ्टी नेट सुनिश्चित करे, तात्कालिक राहत। डेवलपमेंट का लक्ष्य दीर्घकालिक क्षमता निर्माण है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेलों को अनुकूल बनाने हेतु गठित हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए जस्टिस यू ललित। ऑप्शन बी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ऑप्शन सी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ऑप्शन डी जस्टिस के एम जोसेफ। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 3 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। अब इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी को जेलों को अनुकूल बनाने की व्यापक योजना बनाने का निर्देश दिया। इसका दायरा पहले की ओपन करेक्ट इंस्टीट्यूशंस की समिति से बढ़ाया गया है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट के 2026 के डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रिजन्स आदेश के अनुसार दिव्यांग कैदियों से संबंधित उल्लंघन पर किस एक्ट के अंतर्गत दंड लगेगा? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ऑप्शन बी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ऑप्शन सी प्रिजनर्स एक्ट 1894। ऑप्शन डी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब इसे समझते हैं। कोर्ट ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत दंड की चेतावनी दी और अपने निर्देशों को संविधान के आर्टिकल्स 14 और 21 पर आधारित किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। हीट क्राइसिस लेख में उल्लिखित 2025 जिला स्तरीय आकलन के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत जिले हीट प्रोन माने गए हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 27%।
ऑप्शन बी 57%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 87%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 57%। अब इसे समझते हैं। 2025 के आकलन के अनुसार भारत के 57% जिले, जिनमें 76% जनसंख्या रहती है, उच्च से बहुत उच्च हीट रिस्क का सामना करते हैं, जो व्यापक भेद्यता दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत के सघन निर्मित शहरी इलाकों में तापमान बढ़ाने वाली और थर्मल इनेक्विटी को गहराने वाली परिघटना को कहते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस डोम इफेक्ट, ऑप्शन बी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ऑप्शन सी थर्मल इन्वर्शन, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक ब्लॉकेड। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब इसे समझते हैं। अर्बन हीट आइलैंड यूएचआई इफेक्ट कंक्रीट, डामर और सीमित हरियाली के कारण सघन शहरी इलाकों में तापमान बढ़ाता है, जिसका असर गरीब निवासियों पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। सुंदरबंस पर माइक्रोप्लास्टिक्स के खतरे पर प्रकाश डालने वाला अध्ययन किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी नायट चेन्नई, ऑप्शन सी जेएनयू दिल्ली, ऑप्शन डी आइजर कोलकाता। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 7 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी आइजर कोलकाता। अब इसे समझते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइजर कोलकाता द्वारा किया गया यह अध्ययन सुंदरबंस डेल्टा में फूड वेब में व्यवधान तथा कार्बन साइकिल में परिवर्तन को दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। आइजर कोलकाता अध्ययन के अनुसार मॉनसून में सागर आइलैंड के निकट मुरीगंगा एस्टुअरी में माइक्रोप्लास्टिक सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत बढ़ गई? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 70%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 40%। अब इसे समझते हैं। मॉनसून की वर्षा शहरी कचरा, रंगहीन प्लास्टिक टुकड़े और पुराने अपक्षयित प्लास्टिक को डेल्टा में बहा लाई, जिससे माइक्रोप्लास्टिक स्तर लगभग 40% बढ़ गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत के वन 2100 तक अपना कार्बन स्टोरेज लगभग दोगुना करने का अनुमान लगाने वाला अध्ययन किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए एनवायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट, ऑप्शन बी नेचर क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी साइंस एडवांसेस, ऑप्शन डी इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी एनवायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट। अब इसे समझते हैं। यह अध्ययन एनवायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित हुआ, जिसने हाई एमिशंस 2100 परिदृश्य में भारतीय वन वेजिटेशन कार्बन बायोमास में 97% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। 2026 के फॉरेस्ट कार्बन अध्ययन के अनुसार 2100 तक कार्बन स्टोरेज में सर्वाधिक सापेक्षिक वृद्धि किन भारतीय क्षेत्रों में अपेक्षित है, जो अनुमान के विपरीत है?
अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स और हिमालयस, ऑप्शन बी सुंदरबंस मैंग्रोव्स, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर के सदाबहार वन, ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के रेगिस्तानी अर्धशुष्क क्षेत्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और ये था आखिरी सवाल। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के रेगिस्तानी अर्धशुष्क क्षेत्र। अब इसे समझते हैं। अनुमान के विपरीत सर्वाधिक सापेक्षिक वृद्धि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी एमपी के रेगिस्तानी अर्धशुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित है, जबकि वेस्टर्न घाट्स और हिमालयस में इकोलॉजिकल सैचुरेशन के कारण वृद्धि कम होगी। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, क्विज यहीं खत्म होती है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।